ये विद्यार्थियों, आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रतिनिधि के रूप में हीगल पर विचार करेंगे। हीगल एक ऐसा राजनीतिक चिंतक था जो आदर्शवादी माना जाता था। हीगल की महत्वपूर्ण दो विचारधाराएं हैं, जिनमें एक है द्वंद्वात्मक प्रणाली, दूसरा है राष्ट्रीय राज्य का आदर्श स्वरूप। आज हम हीगल के द्वंद्वात्मक प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। हीगल कहता है कि मानव सभ्यता की प्रगति और विकास कभी भी सीधी रेखा में समान रूप से नहीं होता, बल्कि वह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में होता है। और इस विकास की प्रक्रिया में वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के फलस्वरूप, जिसको हम द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं, उसके अनुसार होता है। द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही वह धर्म का विकास करता है, राज्य का विकास करता है, मानव का विकास करता है, मानव सभ्यताओं का विकास करता है। उसके विचारों में द्वंद्वात्मक पद्धति एक महत्वपूर्ण आधार है। सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने अपने विचार दर्शन में द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया था और इस प्रणाली के आधार पर वे आपस में तर्क और प्रतितर्क द्वारा सत्य का प्रमाणित करते थे और नवीन सत्य की खोज करते थे। हीगल द्वंद्व की इस प्रणाली को विचारों के क्षेत्र में लागू करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का एक मूल रूप वाद होता है और विकासवाद के अनुसार वह बढ़ता है और उसका विकसित रूप कालांतर में उसके मौलिक रूप से बिल्कुल विपरीत होता है और इस प्रतिरूप को प्रतिवाद कहता है। जो जो समय आगे बढ़ता है, विकासवादी सिद्धांत के अनुसार ये मौलिक रूप तथा विपरीत रूप आपस में मिलते हैं। इन दोनों के मेल से वस्तु का नया रूप उत्पन्न होता है, जिसको संवाद कहते हैं। इस संवाद में थोड़े दिनों के बाद मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है और इसी प्रक्रिया को निरंतर चलती रहती है, जिसको वह द्वंद्वात्मक पद्धति कहता है। हीगल कहता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति जो उन्होंने बताई है वो कभी नहीं रुकती, वो कालांतर से चली आ रही है और विकास की ओर अग्रसर होती है। और इस द्वंद्वात्मक प्रणाली के आधार पर हीगल समाज राज्य का विकास का अध्ययन करता है। वह मानता है कि यूनानी राज्यवाद थे, धर्म राज्य उसके प्रतिवाद थे और राष्ट्रीय राज्य उनका एक संवाद था। कला, धर्म, दर्शन को भी इसी प्रकार वाद, प्रतिवाद, संवाद में मानता था। हीगल के अनुसार द्वंद्व की इस प्रणाली से ही विश्व के सभी विचार विकसित हुए हैं। अब हम आते हैं हीगल की द्वंद्वात्मक प्रणाली के विशेषताएं। यह स्वतः प्रेरित और स्व संचालित होने वाली एक प्रक्रिया है जो निरंतर प्रगति की ओर अनुगामी होती है, पहली विशेषता। दूसरी, द्वंद्वात्मक पद्धति प्रगति के व्यवस्थित विचारों से संबंधित है। मानव पतन की इकाई धर्म की मान्यता के विरुद्ध हीगल द्वारा मानव प्रगति के विचार का प्रतिपादन किया गया और इस संबंध में उनका विचार था कि मानव प्रगति को निर्धारित करने वाला तत्व विश्वात्मा का विवेक है और ये विश्व आत्मा विवेकपूर्ण अपने विकास के लिए विभिन्न अवस्थाओं को धारण करता है और लक्ष्य सिद्धि तक इसे निरंतर आगे बढ़ती रहती है। यह व्यवस्थित मानव प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से ही संभव है, अर्थात यह विकास की ओर अग्रसर होता है। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की तीसरी विशेषता है कि यह प्रगति और विकास दो परस्पर विरोधी वस्तुओं और शक्तियों के द्वंद्व और संघर्ष का परिणाम है। अर्थात जो विकास होता है, जो आपसी संघर्ष
और द्वंद्व के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार संघर्ष ही विकास का माध्यम है। संघर्ष की प्रक्रिया ही पहले वाद, फिर प्रतिवाद और उसके उपरांत संवाद को जन्म देती है। इसमें दोनों का गुण विद्यमान होता है और जो वाद और प्रतिवाद से उच्च स्थिति की प्रतीक है, अर्थात वाद से प्रतिवाद उच्च और प्रतिवाद से संवाद उच्च, अर्थात प्रकृति, मानव, राज्य सभी अग्रसर होता है विकास की ओर। हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की चौथी विशेषता है कि संघर्ष की इस समस्त प्रक्रिया में विचार को ही प्रमुख स्थिति प्राप्त है। विचार ही पदार्थ की स्थिति को नियंत्रित और निर्धारित करती है और इस आधार पर कुछ लेखकों ने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अध्यात्मक द्वंद्ववाद का नाम भी दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है कि हीगल के अनुसार सामाजिक प्रगति विरोधी तत्वों के माध्यम से होती है। ये विरोधी तत्व आपस में टकराते हैं और उनके टकराव से एक नए तत्व का या विचार का जन्म होता है, जिसमें सहयोगी और विरोधी दोनों ही प्रकार के तत्वों का सम्मिश्रण होता है और वह उनसे बढ़कर स्थिति में होता है। इस तरह प्रगति की यह प्रक्रिया आदर्शों की प्राप्ति तक बराबर चलती रहती है और सामाजिक विकास की गति निरंतर नए लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए राइट का कथन है कि द्वंद्ववाद विशुद्ध तर्क की अत्यंत निराकार धारणा से प्रारंभ होती है और उनकी समाप्ति विचार के समस्त अत्यंत साकार रूप अपनी पूर्ण व्यापकता और सकारकता के साथ निरपेक्ष बुद्धि के दर्शन में रूप होती है। अर्थात द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर हीगल कहता है वाद, प्रतिवाद, संवाद ये होते हैं, ये विचार के माध्यम से होते हैं और इनके माध्यम से उन्होंने समझने की कोशिश की धर्म का भी विकास इसी तरह से होता है, समाज का विकास भी इसी तरह से होता है, मानव सभ्यताओं का विकास भी इसी तरह से होता है। अर्थात यह अपने आप में आगे चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी आलोचनाएं हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि हीगल की पद्धति बहुत ही मनमाने ढंग से अपनाया है। हीगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने विचारों अपनाया है वो अपने ढंग से अपनाया। उन्होंने कहा है कि खींचतान करके इसे पूरे तथ्यों के साथ लागू करने की चेष्टा की जिन पर उसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए वह संपूर्ण विश्व इतिहास को 3 युगों में विभाजित करता है, पूर्वी युग, यूनानी और रोमानी युग और मध्य युग। इन तीनों युगों के अतिरिक्त वह विश्व इतिहास में अन्य किसी युग को महत्वपूर्ण नहीं मानता। अर्थात हीगल अपने ढंग से विश्व को विभाजित करता है जो एक वैज्ञानिक और सही नहीं है। दूसरा है हीगल ने जो ये द्वंद्वात्मक पद्धति बताई है ये वैज्ञानिक ढंग से सही नहीं है। इसमें विज्ञान का कहीं भी किसी तरह से तथ्य द्वारा इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। 3rd नंबर की है इस पद्धति के आधार पर विभिन्न वस्तुओं के बीच विरोध की निराधार और अनावश्यक कल्पना की गई है और हीगल जहाँ कहीं भी अस्पष्ट रूप से विरोध के दर्शन करता है वहाँ तुरंत द्वंद्वात्मक विरोध की कल्पना करते वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रिकोण की स्थापना करता है। हीगल ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी में यह प्रमाणित किया कि कला, धर्म, दर्शन क्रमशः वाद, प्रतिवाद, संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु यह नहीं बताता कि कला और धर्म परस्पर विरोधी कैसे हैं और उनमें समन्वय कैसे हो सकता है। इस आधार पर हीगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति बताई है वह एक विकसित और क्रमबद्ध रूप से और आपसी विचारों के टकराव के फलस्वरूप अग्रसर होने वाली एक पद्धति है जिसको उन्होंने अपनाया है। इस आधार पर हम द्वंद्वात्मक पद्धति की उपयोगिता का भी बारे में बता सकते हैं। इस पद्धति में विभिन्न दोषों के होते हुए भी उसकी बहुत उपयोगिता है क्योंकि यह
वस्तुओं के स्वरूप को स्पष्ट करने में बड़ी सहायक है। यह तथ्य है कि विरोधी तत्वों को जाने बिना हम सत्य को ठीक ठीक नहीं पहचान पाते। जीवन संघर्ष का रंगमंच है और इन विरोधों तथा संघर्षों में समन्वय का इतना महत्व है, यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हिंगल का द्वंद्ववाद इस सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि मानव धर्म, दर्शन, मानव सभ्यता सभी आपसी संघर्ष के फलस्वरूप, आपसी द्वंद्व के फलस्वरूप प्रगति की ओर अग्रसर होती है। धन्यवाद। थैंक यू।